आज हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य निरंजन सिन्हा सर हैं। सर, अपना परिचय आप खुद दीजिए। मेरा नाम निरंजन सिन्हा हुआ। लोग मतलब समाज जो हैं आचार्य जी कहते हैं। मैं बिहार सरकार में राज्य कर संयुक्त आयुक्त के पद पर था और उसी पद से मैंने शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले ली है। वैसे मेरी योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की है लेकिन 27 साल सेवा देने के बाद मैंने शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले ली है। सर, आजकल भारत में शूद्र शब्द का खूब चर्चा है, आपका क्या विचार है? देखिए, ये शूद्र शब्द जो है ना, ये एक राजनीतिक शब्द बन गया है। भारत में जो है इसको समझना थोड़ा सा सावधानी से और बड़ा स्थिर से समझना चाहिए। भारत में एक वर्ण व्यवस्था है और एक जाति व्यवस्था है। लोग इसको जो चुनावी जो लोकतंत्र में जो चुनावी जो माहौल होता है, चुनावी जो इक्वेशन समीकरण जो होते हैं, इसमें लोग इसको गडमगड कर दिए हैं। गडमगड क्या कर दिए हैं कि वर्ण व्यवस्था एक अलग व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था एक अलग व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था सामंतों की व्यवस्था थी, जो कहिए कि शासकों की व्यवस्था थी, और जाति व्यवस्था शासितों की व्यवस्था थी, सामान्य जनता की व्यवस्था थी। मतलब कोई एक व्यक्ति एक जाति में भी रह सकता है और किसी वर्ण में भी रह सकता है। तो वर्ण जो है उसमें 4 वर्ण होते हैं। तो 4 वर्ण होते हैं, तो उसमें समझिए कि सबसे मुख्य वर्ण जो है वो शासक वर्ग होता है, जिसको क्षेत्रीय क्षेत्र का जो एक तरह से कहिए कि वैधानिक स्वामी होता था, उसको क्षेत्रीय कहते थे, क्षत्रिय कहते हैं। तो चूंकि ये शासक होता है, ये मुख्य होता है, लेकिन सामंती काल में तो सामंतों की जो आपस में जो लड़ाई चल रही थी उसमें उलझे रहते थे, जनता के विद्रोह में भी वो उलझे रहते थे, तो उनको इतिहास लेखन के लिए फुर्सत नहीं था। तो जो उस समय जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जिसको बमन वर्ग कहा जाता था, जो सामंती काल में ब्राह्मण हो गया, बमन से ब्राह्मण हो गया, वो संस्कृतिकरण के दौर में शब्दों को, तो वो लोग फुर्सत में थे, तो वो लोग इतिहास लिखते थे अपने सुविधा के हिसाब से। तो उन्होंने अपने को 1 नंबर पर रख लिया, दूसरे नंबर पर ये जो शासक वर्ग को रहने दिया। तीसरा वर्ग जो होता है वो वणिक व्यापारी वर्ग होता है, जिसको वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसी खास लोकेलिटी से भी लेना देना नहीं है। वो तो हथियारों का आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का आपूर्ति करता होता था, आज यहाँ है कल वहाँ है, और अच्छे फाइनेंसर होने के कारण वो सामंतों को वित्त मुहैया भी कराता था। तो उनको वित्त इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था कि आप उसको कहाँ डाले हैं। अब इसको भी समझ लीजिए, जैसे अदानी और अंबानी भारत में हैं, तो इनको वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ रखते हैं, इसको जानने के लिए, और इससे उनको कोई परेशानी नहीं है कि आप वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखते हैं नहीं रखते हैं, इससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यही वर्ण व्यवस्था के बारे में भी स्थिति रही है। शूद्र जो थे उनके व्यक्तिगत सेवक थे, मतलब इन तीनों के व्यक्तिगत सेवक शूद्र सेवक थे, लेकिन उसी व्यवस्था के हिस्से थे, मतलब शासन व्यवस्था के हिस्से थे। जैसे आज ही आप देख लीजिए कि व्यवस्था में क्या होता है, 4 हायरार्की होता है। 4th ग्रेड कर्मचारी चपरासी होता है, 3य ग्रेड कर्मचारी, 2य ग्रेड कर्मचारी और प्रथम श्रेणी का कर्मचारी होता है। तो उसी तरह से व्यक्तिगत सेवक थे, और आज भी 25 व्यक्ति जहां कार्यालय में काम करते हैं, 1-2 अनुसेवक होते हैं जो चाय भी पिला देते हैं और फाइल भी इधर से उधर करते हैं। आज भी किसी परिवार में यदि देखेंगे कि 20-25 व्यक्ति का जो परिवार होता है, उसमें जो है 1-2 व्यक्ति है जो उसके नौकर होते हैं। तो यही स्थिति वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की थी। एक्चुअली ये शब्द क्षुद्र है, क्षुद्र मतलब नगण्य, तो इनकी संख्या भी नगण्य थी और इनकी भूमिका भी नगण्य थी। लेकिन आजकल जो है चुनावी दौर में क्या हुआ कि आप देखेंगे कि हिंदू शब्द जो है ये भारत का शब्द है, ये भारत का भौगोलिक शब्द है। भारत में जो रहने वाले सभी लोग हैं वो हिंदू कहलाते हैं। इवन भारत में जो मुस्लिम हैं, यदि वो विश्व के किसी स्थल पर मिलते हैं
तो उन्हें हिंदू मुसलमान कहा जाता है। मान लीजिए जो लोग जो हज यात्रा करते हैं वहाँ भी लोग इनको हिंदू मुसलमान की तरह समझते हैं। मतलब हिंदू एक भौगोलिक क्षेत्र है जो बहुत बड़े बड़े जो भारत में जो लोग हैं वो भी बताते हैं कि ये भौगोलिक शब्द है हिंदू। तो ये जो हिंदू शब्द था तो ब्रिटेन में 1920 में लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार की चर्चा तेजी से हो गई। तो जो पेड़ का जो फुनगी होता है ना, हवा का रुख सबसे पहले पहुंचता है, समझता है। तो जो वर्ग समाज का जो फुनगी होता है, जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग होता है, वो समझ गया कि ये ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार शुरू हुआ है तो बहुत जल्दी ही ये भारत में होगा। तब जो अपने को एक अलग समझते थे व्यवस्था से, जिनकी संख्या कम थी, उन लोगों को लगा कि हम तो आइसोलेटेड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, विलगित हो जाएंगे। तो एक हिंदू शब्द का चलन आया। आप देखेंगे कि किसी भी हिंदू जो आज धर्म बताया जा रहा है, किसी भी पुरातन सनातन ग्रंथ में इस शब्द का चर्चा ही कहीं नहीं है। ये 1920 के बाद इसका है जो प्रचलन बढ़ा है और जो भौगोलिक हिंदू शब्द था उसका धार्मिक होने लगा। और ये जो जाति व्यवस्था के जो लोग थे, जो शासितों के लोग थे, इनको जो वर्ण व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, इन्हीं पर शासन चल रहा था। ये अवर्ण व्यवस्था के लोग थे, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग थे, इनको इसमें शामिल किए जाने का उपाय किया जाने लगा। तो चूंकि आपने अपने कैटेगरी में उनको लाना है तो आप एक वर्ण ब्राह्मण बनाए हैं, दूसरा शासक का क्षत्रिय बनाए हैं, तीसरा वणिकों का कारोबार करने वाला को बनाए हैं। तो उसी कैटेगरी में लाने के लिए एक ही विकल्प बचा कि क्षुद्र जो कैटेगरी है, जिसको आजकल शूद्र कहते हैं, उसमें इसको शामिल किया जाए। अब उसने ये बात कही और हमने मान लिया। तो ये तो बेवकूफी हमारे लोगों की है, इन लोगों की है जो इसको मानते हैं। मान लीजिए कि श्रीमान आपको कोई आदमी कहता है कि आप खानदानी कुत्ता हैं, तो आप इस शब्द को लेकर के रोने गाने लगे कि उसने तो हमको तो कुत्ता कह दिया, और उसने बताया कि देखो कुत्ता का लक्षण क्या है कि कुत्ता खाना खाता है, पैखाना करता है, कुत्ता पानी भी पीता है, कुत्ता सांस भी लेता है, तुम भी ये करते हो। तो हम अपने पर कंसंट्रेट करके कि नहीं ये सिम्टम तो हम में भी है, तो कुत्ता में भी है। अब हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि दुनिया में और भी जीव जो हमको कह रहा है उसमें भी ये गुण है, तो वहां हम नहीं देख रहे हैं, हम अपने को फोकस कर ले रहे हैं यहीं तक। ये इसका है जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप यह सब किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, अब आप समझिए, मनु स्मृति में शूद्रों की चर्चा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण, चारों वर्ण की चर्चा है। तो वहां शूद्र वर्ण के लिए दो उदाहरण आपको देते हैं। घर के बारे में जो कमरा चर्चा है कि कितने कमरे का मकान होना चाहिए, तो एक कमरे का मकान होगा शूद्र के लिए, 2 कमरे का, 3 कमरे का, 4 कमरे का। अब आप बताइए, आज भी जो नौकर होते हैं उनको, जो जिसके वो नौकर होते हैं, उनके घर में, घर के परिसर में एक कोना में एक रूम दिया हुआ होता है। उसी कमरे के बाहर वो कुआं पर या चापाकल पर वो स्नान ध्यान करते हैं। खाना खाने के लिए भी उनका रूम अलग से नहीं होता है, वो तो चूंकि मालिक यहाँ बनाते हैं, खाते हैं। अब देखिए, अब जब ये शूद्र में आप सारी बहुमत को आप वहां ले जाना चाहते हैं, आज किसी भी गांव में चले जाइए, वो कितना भी कमजोर किसान होगा भाई, उसके एक कमरा में तो जानवर रहता है, एक कमरा में तो उसका जलावन और चारा रहता है। अब बताइए कि जब 2 कमरा में उसका आल जल रहता है, तीसरा चौथा कमरा में अपने रहता है, तो शूद्र के लिए प्रोविजन कहां था? शूद्र के लिए तो उसके जो नौकर थे उनके लिए प्रोविजन था। अब आप जबरदस्ती घुसाए जा रहे हैं अपने को कि नहीं हम भी शूद्र हैं, और गर्व से कहो हम शूद्र हैं। भाई, आपको लगता है कि आपके बाप दादा खानदानी किसी के नौकर थे, तो वो बात हम उस पर आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन 5 आदमी का 95वें आदमी नौकर था, ये तो विश्व के किसी सामाजिक व्यवस्था में नहीं दिखता है। देखिए, दूसरी चीज, शूद्र को सोना रखना मना था,
ये कब की दौर है? ये सामंती व्यवस्था का दौर है, जब जो है कैश बाजार से समाप्त हो गया। सिक्के जो प्रचलित थे, मुद्रा जो करेंसी था, वो नहीं था। तो जो संपत्ति रखने का आधार था, जो एक तरह से कहीं एक दूसरे को लेन देन में उपयोग किया जा सकता था, वो गोल्ड ही था, सोना ही था। तो बताइए, नौकर कहीं काम करता है, यदि उसको सोना रखने की अनुमति दे दिया जाएगा तो उसको तो लत भी लग जाएगा चोरी करने का। लेकिन जो उत्पादक जातियां थी, जो सेवा प्रदाता जातियां थी, हालांकि दोनों का मिला जुला स्वरूप था। जैसे एक बढ़ई जो है वो खेती भी करता था और लकड़ी का भी काम करता था, कुम्हार जो है बर्तन भी बनाता था, समय मिलता था तो कुछ खेती भी करता था, तो दोनों का काम करता था। अब उसकी जो कमाई का जो सरप्लस चीज था, वो किस रूप में रखता? अनाज में तो बहुत दिन तक रख नहीं सकते हैं, तो सोना माने द्रव्य जिसको कहता है देहात में, सोना और चांदी ही जो है वो धन के संग्रहण का चीज था। तो लोग मिट्टी का घर दीवार हो या ईटा का हो, जमीन में गाड़ करके रखते थे, या दीवार में है जो साट करके रखते थे। तो ये जो उत्पादक जातियां जो थी, इनको तो सोना रखते आए, तो यदि वो सोना की मनाही इन्हीं के लिए था तो कैसे रखते थे? वो व्यक्तिगत नौकर के लिए था, वो शूद्र के लिए था। समस्या ये है कि कोई लोकतंत्र के इक्वेशन में आपको कह रहा है कि शूद्र है, आपको कह रहा है कि आप कुत्ता हैं, और आप इसी के लिए इमोशनल हो जा रहे हैं, तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया, आप इसी में लटके रहिए।